आप सभी का जितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में स्वागत है। और आपका टॉपिक है आज का राजस्थानी चित्रकला। देखिए, आपका टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक चीजों को पढ़ा जाएगा कि राजस्थानी चित्रकला की खोज कब हुई थी और इसका नामकरण कब हुआ, और इसका नाम किस किस विद्वानों ने नामकरण किया, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, बेसिक चीजें। तो सबसे पहले बेसिक चीजों को जानेंगे। अगर समय की बात की जाए तो राजस्थानी चित्रकला 1550 से 1900 ईस्वी तक इसका समय रहा है राजस्थानी चित्रकला का। और इसके बीच में राजस्थानी चित्रकला में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। और इस पे उतार चढ़ाव क्यों आए? क्योंकि इस पर विभिन्न शासकों ने अपने अपने कब्जे में लिया। इन शैलियों के ऊपर विभिन्न शासकों ने राज किया है। तो वो जितने भी शासक राज किए हैं वो सारे शासक अपने अंतर्गत विभिन्न कलाओं का निर्माण करवाए हैं। और इन सब कला की जानकारी हमें विभिन्न ग्रंथों से मिलती है राजस्थानी चित्रकला की। तो राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत है, और धीरे धीरे चलेगा टॉपिक, आराम से आप लोग समझिएगा। क्योंकि यह जब भी आप लोग पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी शैलियां हैं, शैलियों में दिक्कत होती है। क्योंकि चित्रकार के बहुत सारे नाम है कि जो यहाँ चित्र भी ऐसे हैं कि एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते हुए चित्र हैं। कोई कलाकार यहाँ पे काम किया है, कोई कलाकार अलग जगह पे जाके काम किया है। तो लगभग लगभग जब भी आप बारीकियों को नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो विकास की बात की जाए राजस्थानी चित्रकला के, इसके विकास का श्रेय सबसे पहले हम गुजराती शैली को देंगे, जैन शैली को देंगे, अपभ्रंश शैली को देंगे। क्योंकि राजस्थानी चित्रकला गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली इसका ही विकसित रूप है। और इस शैली पर आरंभिक विकास, इस शैली का जो हुआ, इस पर आरंभिक प्रभाव था गुजराती शैली एवं अपभ्रंश शैली का। आरंभिक प्रभाव इस शैली पर पड़ा है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा भी जा चुका है कि राजस्थानी शैली पर सबसे पहला आरंभिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो सबसे पहला आरंभिक प्रभाव गुजराती शैली एवं अपभ्रंश शैली का पड़ा है। तो अब बात करें कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथों से भी प्रमाण मिलता है। तो 1451 ईस्वी में बसंत विलास जो रत्नागिरी की पुस्तक है, तो इसका चित्रण 1451 ईस्वी में हुआ है। इससे इन चित्रों को देखकर यह जानकारी मिलती है कि सबसे पहले चित्र बसंत विलास से ही प्राप्त किया गया है राजस्थानी शैली में। इससे यह जानकारी मिलती है कि जो है राजस्थानी शैली का विकास ग्रंथों में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ग्रंथों के बात किया जाए तो ग्रंथों से बहुत सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि राजस्थानी शैली ऐसी शैली रही है कि जहाँ पे ग्रंथों का बहुत अधिक चित्रण कार्य किया गया है। तो ग्रंथों की बात करते हैं तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया जो केशव दास की रचना है, इसका भी चित्रण कार्य किया गया है। और रागमाला का भी चित्रण कार्य किया गया है जिसके रचनाकार छेमकाड़ है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि रागमाला के रचनाकार कौन है। तो रागमाला के रचनाकार छेमकाड़ है। फिर उसके बाद चौर पंचशिखा की बात करें तो चौर पंचशिखा से भी हमें राजस्थानी शैली के चित्रों का प्रमाण मिलता है। लौर चंदा की बात करें तो लौर चंदा से भी मिलता है, या मुल्ला दाऊद की रचना है। तो विभिन्न ग्रंथों से देखा जाए तो हमें राजस्थानी शैली के विकास का प्रमाण मिलता है। अब राजस्थानी शैली में परिवर्तन कब आया? तो इसमें परिवर्तन जो है 16वीं शताब्दी में आया, जब अकबर जो है मेवाड़ राज्य को छोड़कर पूरे संपूर्ण राजस्थानी शैली पर अपना अधिकार कर लिया। तब यहाँ पे जो है
अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। पूछा जाए कि राजस्थानी शैली पर अधिक किस शैली का प्रभाव पड़ा है, तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है राजस्थानी शैली पर। और यह जो राजस्थानी शैली थी 17वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी तक मुगल शैली का प्रभाव इसमें अधिक देखने को मिलता है। नामकरण की बात करें तो राजस्थानी शैली का विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार इसका नामकरण भी किया है। जैसे कि आप लोग सुने हैं, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग को 1916 में इसका पेंटिंग में वर्गीकरण किए राजस्थानी शैली के बारे में। इन्होंने राजपूत शैली के नाम से इसका वर्गीकरण किए, एक का नाम राजस्थानी शैली दिए और दूसरे का नाम राजपूत शैली दिए। अब ये राजस्थानी शैली में बताते हैं कि जो यह शैली थी, आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि यह शैली जो है बीकानेर से गुजरात तक फैली हुई थी और जोधपुर से लेकर ग्वालियर तक फैली हुई थी, जिसका वर्णन ये किए हैं आनंद कुमार स्वामी ने। और इन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत उदयपुर, बीकानेर, आमेर बहुत सारी शैलियां आती हैं राजस्थानी शैली के अंतर्गत। अब इन्होंने जो दूसरी शैली बताए राजपूत शैली का वर्णन किए। राजपूत शैली में इन्होंने बताया कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, कांगड़ा हो गए, कुल्लू हो गए, चंबा हो गए, जम्मू हो गए, पुंछ शैली हो गए, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत शैली आती है उसको इन्होंने राजपूत शैली के अंतर्गत रखा। और इन्होंने जो राजपूत शैली के चित्रों का विषय बताए हैं, इन्होंने बताया है कि जो राजपूत रियासत था उन्हीं विषयों को लेकर जो है यहाँ पे चित्रणकार किया गया है। अब हम वाचस्पति गौरल्ला भी एक विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। तो वाचस्पति गौरल्ला की एक पुस्तक भी है भारतीय चित्रकला। हो सकता है जिसको ना पता वो लिख भी सकते हैं कि भारतीय चित्रकला किसकी पुस्तक है। यह वाचस्पति गौरल्ला की भी पुस्तक है और आशित कुमार हलदार की भी पुस्तक है। दो लोगों ने भारतीय चित्रकला लिखा है। तो यहाँ पे वाचस्पति गौरल्ला की बात हो रही, तो वाचस्पति गौरल्ला जो है जितनी भी संपूर्ण राजपूत शैली थी और उसे ही पूरे राजपूत शैली को राजस्थानी शैली स्वीकार किया है। इनका कहना है कि जो राजपूत शैली है वो राजस्थानी शैली है। अब हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज जब यहाँ भारत में आए स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, इन्होंने इस शैली का नाम जो है राजपूताना दिए। और कर्नाटाक विद्वान है, कर्नाटाक का भी नाम आप लोग सुने होंगे, इन्होंने राजस्थानी शैली को रायों की भूमि कहा है। तो यदुनाथ सरकार भी एक विद्वान है, इन्होंने भी राजस्थानी शैली के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि यह शैली प्रांतीय शैली थी। इन्होंने प्रांतीय मुगल शैली कहा है या प्रांतीय मुगल कला कहा है राजस्थानी शैली को। और उसके बाद अगर देखा जाए यह जो राजपूत शैली थी इसके चित्रों का विषय राजस्थानी एवं हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी शैली हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थानी शैली को भी जाना जाता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजपूत शैली के चित्रों का को किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थानी एवं हिंदू शैली के नाम से राजपूत शैली को जाना जाता है। अब राजस्थानी चित्रकला के समय की बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताई 1550 से लेके 1900 ईस्वी तक राजस्थानी चित्रकला के विषय का समय रहा है, राजस्थानी चित्रकला का समय रहा है। अगर इसको हम शताब्दी में देखें, जिसको अगर शताब्दी में कन्वर्ट ना करना आता हो तो वो भी ध्यान दें। देखिए ये जो है आपका 1500 से आगे चला, 1500 से अगर आपका 1501 होता तभी भी आपको 16वें में जाता, 16वीं शताब्दी कह जाएगी। चाहे 1502 हो, आप 1500 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वह 16वीं शताब्दी हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इसका समय रहा है राजस्थानी चित्रकला का। अब यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला का समय तो रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर जो विकास हुआ है वो 16वीं 17वीं शताब्दी में अधिक हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास किस शताब्दी में हुआ है, तो यह 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में हुआ है। अब इसके स्वर्ण काल की बात करें, स्वर्ण काल का मतलब होता क्या है?
स्वर्ण काल का मतलब ये होता है जिस टाइम पीरियड में चित्रकला के बारे में अधिक वर्णन किया गया हो, अधिक से अधिक चित्र बनाए गए हैं, उसी को स्वर्ण काल बोला जाता है। तो कालखंड वाला है, कालखंड वाला ने राजस्थानी शैली को, इसकी जो 17वीं से 18वीं समय था, इसको स्वर्णकाल बताया है। अब यहाँ पे विशेषताओं की बात किया जाए तो राजस्थानी शैली की बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि यह शैली वैष्णव धर्म से संबंधित शैली है। धार्मिक विषयों को लेकर यहाँ पे चित्रण किया गया है। भाव प्रधान शैली है। एक चश्म के चेहरे बनाए गए और सर्वाधिक यहाँ पे लाल एवं पीले रंगों का प्रयोग किया गया। और यह जो शैली थी, इस शैली में जो चित्र बनाए गए, ज्यादातर लघु चित्र बनाए गए। लघु चित्र का मतलब होता है छोटा चित्र। आज से पूछा भी जा सकता है कि राजस्थानी शैली में कैसे चित्र बनाए गए हैं, तो लघु चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो चित्रण करने की विधि थी वो टेम्परा विधि थी, और राजस्थानी शैली में ही बसली पर चित्रण कार्य किया जाता था। तो बसली का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बसली क्या होता है। बसली का मतलब ये होता है, अगर आपके पास कई कागज है, कागज का एक तह चिपका लीजिए। अब तह चिपकाने के बाद हमें जो टेक्सचर की प्राप्ति हो रही, जिस धरातल की प्राप्ति हो रही, उसे ही बसली कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कागज के कई तह चिपका कर इसका चित्रण कार्य किया जाता है, इसे भी बसली कहते हैं। अब जो है, जो राजस्थानी शैली है, इसे शुद्ध भारतीय शैली भी कहा जाता है। राजस्थानी शैली को शुद्ध भारतीय शैली भी कहा जाता है। तो आप लोग रीडिंग डालते हैं, राजस्थानी चित्रकला की हेडिंग है। सबसे पहले इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति, उत्पत्ति एवं विकास। आपकी पहली हेडिंग है राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति एवं विकास। अब उत्पत्ति में क्या है कि राजस्थानी, इसमें आप लोग लिखेंगे यह शैली गुजराती, जैन, अपभ्रंश शैली का विकसित रूप रही है। तो किसकी किसकी विकसित रूप रही है? गुजराती, जैन, अपभ्रंश शैली का विकसित रूप माना जाता है किसे? राजस्थानी शैली को। तो राजस्थानी शैली पर आरंभिक प्रभाव आप लिख सकते हैं, इस शैली पर आरंभिक प्रभाव गुजराती एवं अपभ्रंश शैली का माना जाता है। गुजराती एवं अपभ्रंश शैली को माना जाता है। यही सेम क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। तो आपको जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो यही सेम क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है कि जैन शैली पर आरंभिक प्रभाव, सॉरी, राजस्थानी शैली पर आरंभिक प्रभाव किस शैली का रहा है? तो गुजराती एवं अपभ्रंश शैली का आरंभिक प्रभाव रहा है। अब जो है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण, राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण बसंत विलास
नामक पुस्तक से मिलता है। किससे मिलता है? बसंत विलास से मिलता है। अब जो है आप लोग देखिए राजस्थानी शैली क्या थी। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे इसका टाइम क्या था, 1550 से 1900 ईस्वी। अगर इसका शताब्दी में पूछा जाए तो क्योंकि ये 1500 आगे 1500 से आगे बढ़ा है, जैसे ही 1500 से आप आगे बढ़ेंगे तुरंत 16वीं शताब्दी कहलाने लगेगी। तो आप कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकला का समय 16वीं से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। अब यहाँ पे उत्पत्ति एवं विकास की बात हो रही। सबसे पहले आप ये जानिए इसका विकास कैसे हुआ। तो इसका विकास इन्हीं शैलियों के बाद हुआ है। इन्हीं शैलियों का यह विकसित रूप मानी जाती है। कौन सी शैली? राजस्थानी शैली। ये कौन कौन सी शैली? गुजराती, जैन, अपभ्रंश। इन तीनों शैलियों का विकसित रूप कौन मानी जाती है? आपकी राजस्थानी शैली मानी जाती है। लेकिन आपकी जो राजस्थानी शैली है इस पर आरंभिक प्रभाव गुजराती एवं अपभ्रंश शैली का पड़ा है। तो फिर आगे देखिए राजस्थानी शैली का अगर ग्रंथों की बात किया जाए, ग्रंथों की बात की जाए तो बसंत विलास पुस्तक से सबसे पहले प्रमाण देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप लोग डालेंगे राजस्थानी चित्रकला का प्रमाण विभिन्न ग्रंथों से मिलता है। हेडिंग बनाएंगे आप लोग। राजस्थानी चित्रकला का प्रमाण विभिन्न ग्रंथों से मिलता है। एक तरफ आप ग्रंथ लिखेंगे और दूसरी तरफ जो है रचनाकार लिखेंगे। एक तरफ आप ग्रंथ लिखेंगे और दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे? रचनाकार। तो जैसे कि रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, इससे भी राजस्थानी शैली के चित्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं केशव दास। अब यहाँ पे केशव दास की बात हो रही तो आप लोग हो सकता है जानते हैं, मैं ये क्वेश्चन आप लोग से उठा रही हूँ कि केशव मंदिर कहाँ पर स्थित है? किसी को पता है? ए टू जेड कोई भी बता सकता है? केशव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मथुरा, बिल्कुल राइट आंसर। केशव मंदिर मथुरा में स्थित है। अब उसके बाद अगले ग्रंथ की बात करें तो बसंत विलास। अभी बसंत विलास की चर्चा हुई थी। बसंत विलास में भी राजस्थानी चित्रकला का प्रमाण मिलता है। तो बसंत विलास के लेखक हैं रत्नागिरी। फिर आपकी एक पुस्तक हो गई रसराज। रसराज में भी प्रमाण मिलता है। रसराज के लेखक हैं मतीराम। मतीराम ने किसकी रचना किया था? रसराज नामक पुस्तक की रचना किए थे। शौर पंचशिखा, यह बिल्हड़ की रचना है। बिल्हड़, इस ग्रंथ से भी राजस्थानी चित्रकला का प्रमाण मिलता है। तो आप लोग बताएंगे कि चौर पंचशिखा का कहीं और चित्रण किया गया है? यह पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? किसी को पता है? देखिए जो चौर पंचशिखा, हाँ जो चौर पंचशिखा पुस्तक है जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है।
इसका चित्रण जो है जैन शैली में भी किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? जैन शैली में भी किया गया है और आपका राजस्थानी शैली में भी किया गया है, जिससे राजस्थानी चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। अब बात किया जाए रस मंजरी। रस मंजरी से भी प्रमाण देखने को मिलता है, या भानुदत्त की रचना है, भानुदत्त की रचना है। अब उसके बाद अगला आप लिखेंगे मृगावती, दिखाई दे रहा है, मृगावती कुतुबन का है। लौर चंदा, मुल्ला दाऊद की रचना है। लौर चंदा मुल्ला दाऊद की है। इससे भी प्रमाण देखने को मिलता है। राजबल्लभ, यह मंडन मिश्र की पुस्तक है। इससे भी राजस्थानी चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। बारह मासा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, बारह मासा भी पूछा जा चुका है। यह पूछा गया है कि बारह मासा जो पुस्तक है वह किससे संबंधित है? तो ऋतुओं से संबंधित है यह पुस्तक आपका बारह मासा। तो बारह मासा के जो रचनाकार थे वो थे जयराम। संगीत राज की बात किया जाए, संगीत राज और संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा। तो इसके लेखक राणा कुंभा हैं, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे मेवाड़ शैली में। यह राणा कुंभा की रचना है, संगीत राज एवं संगीत मीमांसा। मनोरथ मंजरी, बिहारी चंद्रिका, इन दोनों पुस्तक के लेखक हैं सावंत सिंह। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत जानते होंगे सावंत सिंह की शैली के कलाकार थे। तो जो मनोरथ मंजरी पुस्तक है और बिहारी चंद्रिका पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? सावंत सिंह है। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं ऐसे जहां से आपकी चित्रकला का प्रमाण मिलता है, चित्रकला के, राजस्थानी चित्रकला के बारे में उन ग्रंथों के देखकर अध्ययन किया जाता है। हो गया। देखिए जो राजस्थानी शैली है, इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन 16वीं शताब्दी में आया, क्योंकि 16वीं शताब्दी में जो अकबर था, अकबर जो है जो राजपूत शैली थी उन शैली को त्याग कर जो है ये संपूर्ण राजस्थानी शैली पर अपना क्षेत्र या कह सकते हैं अपना अधिकार हासिल कर लिया था। इसीलिए इस शैली को सबसे ज्यादा परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि मेवाड़ की बात मैं कर रही थी, राजपूत नहीं। मेवाड़ को त्याग कर जो है यह क्या किया था, पूरा पहले सबसे पहले ये मेवाड़ से संबंध रखा था, लेकिन ये बाद में क्या किया, अकबर मेवाड़ को त्यागने के बाद संपूर्ण राजस्थानी शैली पर अपना अधिकार कर लिया। यही से ही मुगल कला के ज्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं और 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल शैली पर, राजस्थानी शैली पर मुगल कला का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं।
राजस्थानी शैली के परिवर्तन का काल 16वीं शताब्दी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय अकबर मेवाड़ राज्य को त्याग कर संपूर्ण राजस्थानी शैली पर अपना अधिकार कर लिया था। आपसे पूछा भी जा सकता है कि राजस्थानी शैली के परिवर्तन का काल किस शताब्दी को माना जाता है, तो 16वीं शताब्दी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इसका जवाब भी है कि अकबर जो है मेवाड़ राज को त्याग कर संपूर्ण राजस्थानी शैली पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद जब ये अधिकार कर लिया तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली पर मुगल शैली का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यानी कह सकते हैं कि जब 16वीं शताब्दी में ये अपना अधिकार कर लिया संपूर्ण शैली पर, राजस्थानी शैली पर, तो 17 जो चित्र बन रहे थे यहाँ पर, तो 17वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर अत्यधिक प्रभाव जो है पड़ा किस शैली में? की शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में अत्यधिक प्रभाव पड़ा किसका? मुगल शैली का पड़ा। और किस पर पड़ा? राजस्थानी शैली पर पड़ा। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे नामकरण का इतिहास। इसके नामकरण के बारे में जानते हैं। नामकरण का इतिहास, जैसे कि मैं बता चुकी कि इसके नाम के बारे में विभिन्न वर्णन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मतों को प्रस्तुत किया है राजस्थानी शैली के नामकरण के बारे में। तो सबसे पहले किसने दिया इसका विवरण? इसका विवरण सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में दिया। और इन्होंने राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी शैली को दो भागों में बांटा, या कह सकते हैं राजपूत शैली को दो भागों में बांटा। बांटने के बाद एक को राजस्थानी शैली बताए और दूसरे को क्या बताए? राजपूत शैली बताए। तो आप लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वर्गीकरण। सबसे पहले वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग राजपूत पेंटिंग में 1916 में किया था। समय भी पूछा जा सकता है।
देखिए यह क्वेश्चन आ चुका है आपका कि राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है कि 2011 में पूछा जा चुका है कि राजपूत पेंटिंग किसकी है, तो आनंद कुमार स्वामी की पेंटिंग है। अब ये आनंद कुमार स्वामी क्या किए थे, जो दो भागों में वर्णन किए थे, एक का नाम क्या दिए थे, राजस्थानी शैली दिए थे, और दूसरे का नाम क्या दिए, राजपूत पेंटिंग दिए, राजपूत पेंटिंग। यह जो राजपूत पेंटिंग है, इसमें इन्होंने संपूर्ण पहाड़ी राज्यों को इसके अंतर्गत रखा। तो ये क्या किए थे आनंद कुमार स्वामी, राजपूत पेंटिंग के अंतर्गत, तो राजपूत शैली दिए थे, पेंटिंग नहीं, राजपूत शैली, राजपूत शैली के अंतर्गत क्या किए थे, संपूर्ण पहाड़ी राज्यों को रखे थे। अब राजस्थानी शैली के अंतर्गत क्या रखे, राजस्थानी शैली के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो बीकानेर से, इन्होंने सबसे पहले बताया कि बीकानेर से लेकर जो गुजरात की सीमा मिलती है, और इसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया कि बताया कि यह भी राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। और ये भी बताया कि जो जोधपुर से लेकर ग्वालियर तक जो सीमाएं मिलती हैं, ग्वालियर और उज्जैन तक इसका विस्तार मिलता है, किसका, राजस्थानी शैली का। उसके अंतर्गत इन्होंने विभिन्न केंद्र बताए, जैसे कि ओरछा हो गया, बीकानेर हो गया, आमेर हो गया और उदयपुर हो गया। तो आप बता सकते हैं कि इसका विस्तार बीकानेर से गुजरात तक, जोधपुर से ग्वालियर और उज्जैन तक। इन्होंने बताया कि जो राजस्थानी शैली का विस्तार है, वह कहां से कहां तक फैला हुआ है, बीकानेर से गुजरात तक फैला हुआ है, और जोधपुर से ग्वालियर तक भी फैला हुआ है, और यहाँ जो है इसके अंतर्गत उज्जैन क्षेत्र भी आता है। अब इसी के अंतर्गत इन्होंने राजस्थानी शैली के अंतर्गत कुछ जो है केंद्र भी बताए। ये क्या किए, कुछ केंद्र भी गिनाए, जिनमें ओरछा आता है आपका, ओरछा, उदयपुर, आमेर, ओरछा, उदयपुर, आमेर, बीकानेर आदि। तो फिर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। नामकरण के इतिहास में राजस्थानी का चित्रकला सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया, आनंद कुमार स्वामी ने दिए। अब किसमें दिए, अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में। और कब दिए, सन 1916 में दिए। और क्या दिए, इन्होंने राजपूत शैली को दो भागों में बांटा, एक राजस्थानी शैली नाम दिया और एक राजपूत शैली नाम दिया। अब जो राजपूत शैली को जो है इन्होंने क्या किया, संपूर्ण पहाड़ी राज्यों को रखा, जिनमें आपका चंबा आ जाता है, बसोली, कुल्लू, कांगड़ा आदि, बहुत सारी शैलियां आ जाती हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत है। इन्होंने इसका सीमा जो है पंजाब राज्य तक बताया। और उसके बाद ये जो राजस्थानी शैली के अंतर्गत रखे, क्या रखे इन्होंने, इसका विस्तार बीकानेर से गुजरात तक बताए, जोधपुर से ग्वालियर और उज्जैन तक बताए। जो इसका राजस्थानी शैली का केंद्र इन्होंने बताया क्या होता है, ओरछा, उदयपुर, आमेर, बीकानेर आदि को इन्होंने बताया। आगे चलते हैं।
देखिए अब हम वाचस्पति गैरोला के अनुसार देखते हैं। वाचस्पति गैरोला, सभी लोग नाम सुने होंगे, जैसे कि मैं इनके पुस्तक के बारे में भी चर्चा की। तो वाचस्पति गैरोला जो थे, इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने ये बताया था कि जितनी भी राजपूत शैली है, इसके अंतर्गत केवल राजस्थानी शैली को ही इन्होंने माना है। तो इन्होंने क्या बताया, राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी शैली को माना है। किसने माना है? वाचस्पति गैरोला ने माना है। इनका कहना है कि जो राजपूत शैली है, वह जो है जितनी भी राजपूत शैली है, राजपूत नाथ होके, वह राजस्थानी शैली है। अब अंग्रेजों की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भारत में अंग्रेज आए थे, तो इन्होंने स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? अंग्रेजों की बात किए जाए तो अंग्रेजों ने इस शैली को राजपूताना नाम दिए। फिर उसके बाद एक विद्वान है कर्नल टाड। कर्नल टाड जो है, ये क्या कहे थे? राजस्थानी शैली को रायों की भूमि कहे थे। रायों की भूमि, कहीं कहीं राय थानों की भूमि भी लिखा रहता है। राय थानों की भूमि, बात एक ही हुआ। इन्होंने क्या कहा? राजस्थानी शैली को रायों की भूमि या राय थानों की भूमि, किसने कहा? कर्नल टाड ने कहा है। अब जो है अगले विद्वान की बात करते हैं, यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार क्या कहते हैं? इन्होंने राजस्थानी शैली को प्रांतीय मुगल शैली कहा है। प्रांतीय मुगल शैली। तो क्या कहा है इन्होंने? यदुनाथ सरकार को राजस्थानी शैली का क्या नाम दिया? प्रांतीय मुगल शैली नाम दिया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने राजस्थानी शैली के बारे में वर्णन किया। अगर बात किया जाए तो राजस्थानी शैली जो है, यहाँ के चित्रों को राजस्थानी एवं हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं राजपूत शैली के चित्रों को राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी एवं हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। राजपूत शैली की बात हो रही है, तो राजपूत शैली के जो चित्र है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी एवं हिंदू शैली के। तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा कि राजस्थानी शैली को राजपूताना नाम किसने दिया? तो अंग्रेजों ने याद दिया। फिर राय थानों या राय कुलीन किसने कहा था? तो कर्नल टाड ने कहा था। प्रांतीय मुगल शैली किसने नाम दिया? तो यदुनाथ सरकार ने नाम दिया। फिर उसके बाद आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, राजस्थानी चित्रकला का समय। मैम नेटवर्क सही नहीं है। अब जो है आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे? राजस्थानी चित्रकला का समय। समय क्या रहा राजस्थानी शैली का? तो राजस्थानी चित्रकला का समय
या कह सकते हैं राजस्थानी शैली का समय 16वीं से 19वीं शताब्दी तक रहा। कब तक रहा? 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक रहा। अब उसके बाद अगर डेट की बात किया जाए राजस्थानी चित्रकला के, तो डेट की बात किया जाए तो राजस्थानी चित्रकला का समय 1550 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 1550 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ पे आप लोग अच्छा समझिएगा, डेट की बात करें तो 1550 से 1900, अगर जब इसी को आप शताब्दी में कन्वर्ट करेंगे तो 16वीं से 19वीं शताब्दी हो जाएगा। अब इसके विकास की बात किया जाए, राजस्थानी चित्रकला के विकास की, राजस्थानी चित्रकला के विकास का समय सोलहवीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अकबर क्या किया था, मेवाड़ को त्याग कर 16वीं शताब्दी में संपूर्ण राजस्थानी शैली पर अपना अधिकार कर लिया था और 17वीं शताब्दी तक आते आते और 15वीं शताब्दी तक आते आते राजस्थानी शैली पर चलिए, हाँ नेटवर्क है सबके यहाँ, जिसके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है बाद में भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है तो 17वीं शताब्दी तक आते आते मुगल कला का अत्यधिक प्रभाव पड़ने लगा। अगर अत्यधिक प्रभाव की बात किया जाए तो 17वीं शताब्दी में ही पड़ने लगा था अत्यधिक प्रभाव मुगल कला का। तो आप कह सकते हैं, अब आप लोग यहीं पे समझने का प्रयास कीजिए, जब प्रभाव पड़ा अकबर क्या किया, संपूर्ण राजस्थानी शैली को अपने कब्जे में कर लिया, 16वीं शताब्दी में लिया, फिर 17वीं शताब्दी तक क्या किया, चरम प्रभाव पड़ गया मुगल काल का इसमें। तो यहाँ पे जो है चित्रों में भी विकास दिखाई देने लगा, यहाँ के चित्रों में भी विकास दिखाई देने लगा। अब जो है स्वर्ण काल की बात किया जाए राजस्थानी शैली के, राजस्थानी शैली में चित्रकला का स्वर्ण काल कार्ल खंडवाला ने कार्ल खंडवाला ने 17वीं से 18वीं शताब्दी तक माना है। जब भी हम लोग किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो विद्वानों के साथ के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से अगर काल खंडवाला का नाम ना आए, आपसे सीधा पूछ लिया जाए राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किस शताब्दी को माना जाता है, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी को क्या माना जाता है, राजस्थानी शैली के चित्रकला का स्वर्ण काल। तो आप लोग ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा ताकि चीजें समझ में आए। शुरुआत कीजिएगा समय की, सबसे पहले 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चित्रकला का विकास रहा। फिर समय की बात किया जाए 1550 से 1900, फिर उसके बाद इसके विकास की बात किया जाए, चित्रों के विकास की या चित्रकला के विकास की बात किया जाए तो 16वीं से 17वीं तक, फिर उसके बाद स्वर्ण काल की बात किया जाए तो 17वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। अब जो है आप लोग हेडिंग डालेंगे राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, राजस्थानी शैली के चित्रों की विशेषताएं।
क्लीन कर दें। हो गया। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे राजस्थानी शैली के चित्रों की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं रही हैं, कैसे चित्र बनाए गए हैं। अगर मानव आकृतियों को देखा जाए तो यहाँ एक चश्मे के चेहरे बनाए गए हैं। चेहरे की बात की जाए तो यहाँ पर एक चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। सबको पता है कि एक चश्म के चेहरे कैसे होते हैं। सबको एक चश्म पता है। एक चश्म किसे बोला जाता है? एक चश्म का मतलब ये होता है कि जब भी मान लीजिए, देखिए ये चेहरा है, चेहरे के एक तरफ का भाग जो होता है वह एक चश्म कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कलाकृति, किसी चेहरे का निर्माण कर रहे हैं, आप निर्माण कर रहे हैं, यह जो आकृति है कितने चश्म का चेहरा है? एक ही चश्म का चेहरा कहलाएगा। देखिए एक ही साइड का पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये एक साइड का जो पार्ट दिखाई दे रहा है यह आपका क्या कहला रहा है? एक चश्म का चेहरा ऐसे ही होता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? यहाँ पर एक चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। यहाँ पर जो चेहरे बनाए गए हैं यहाँ आकृतियां भी बनाई गई, कोई भी आकृतियां बनाई गई हैं, भाव प्रधान आकृतियां बनाई गई हैं, भाव को दिखाया गया है आकृतियों में, भाव प्रधान आकृतियां बनाई गई हैं। जो भी यहाँ पे चित्रों का निर्माण हुआ है वह बसली पर किया गया है। जैसे कि मैं बसली के बारे में कई बार चर्चा की हूँ। बसली पर चित्रण कार्य किया गया है। यहाँ पर लघु चित्र बनाए गए हैं। लघु चित्र का मतलब होता है छोटे छोटे चित्रों का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे जो चित्र बनाने की विधि थी, विधि की बात किया जाए तो विधि क्या थी? टेम्परा विधि से चित्रण कार्य किया गया है। किस विधि से किया गया है? टेम्परा विधि से चित्रण कार्य किया गया है। यहाँ पर सर्वाधिक रंग की बात की जाए तो सर्वाधिक रंगों की बात हो रही तो सर्वाधिक लाल पीले रंग का प्रयोग हुआ है। लाल पीले रंग का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं कृष्ण लीला पर आधारित चित्रों को ज्यादा बनाया गया है। कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टेम्परा क्या होता है। टेम्परा का मतलब ये होता है कि जो जल के साथ घुलनशील एवं सूखने के बाद अघुलनशील हो जाए, वह टेम्परा विधि कहलाती है। और टेम्परा में जो है पायस का यूज किया जाता है, तभी वह जो है क्या होती है? टेम्पर हो जाती है, कठोर हो जाती है, सूखने के बाद मिटती नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं? टेम्परा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब यहाँ पे टेम्परा विधि का यूज हुआ है तो यह किस शैली का अनुकरण करे? यह जो है इस शैली पर अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है।
इस शैली पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम टोटल रंगों की बात करें, टोटल कौन कौन से रंग यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 रंग लगाए गए हैं। लाल, पीला, नीला, हरा। टोटल 4 प्रकार के रंगों का यूज हुआ है राजस्थानी शैली में, लाल, पीला, नीला, हरा। तो देखिए यह जो है राजस्थानी चित्रों के विशेषताएं रही हैं कि यहाँ पे एक किस्म के चेहरे बनाए गए, भाव प्रधान चित्र बनाए गए, बसली पर चित्रण कार्य किए गए। यहाँ पे जो चित्र बनाए गए छोटे छोटे चित्र बनाए गए या कह सकते हैं लघु चित्र बनाए गए। यहाँ पे जिस विधि से चित्र बनाया गया वह टेम्परा विधि से चित्रण कार्य किया गया। सर्वाधिक लाल पीले रंग का प्रयोग हुआ और जो है कृष्ण लीला से संबंधित यहाँ पर चित्रों को बनाया गया। इस शैली पर अजंता का भी प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे टोटल लाल, पीला, नीला, हरा रंगों का प्रयोग किया गया। अब राजस्थानी शैली के चित्रों का विषय आप लोग हेडिंग डालेंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे राजस्थानी शैली के चित्रों का विषय। विषय की बात किया जा रहा है तो विषय जो है धार्मिक विषय था। धार्मिक विषयों को लेकर चित्रण कार्य किया गया और किस धर्म से संबंधित लेके चित्रण कार्य किया गया, वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों को यहाँ पर बनाया गया। वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बनाया गया। यहाँ जो चित्रों का विषय था नायक नायिका, नायक नायिका का भी चित्रण कार्य किया गया है। और जो सर्वाधिक चित्रण कार्य किया गया है वो 12 मासा पर आधारित चित्रण कार्य किया गया है। सर्वाधिक अगर चित्रण की बात करें, सर्वाधिक चित्रण 12 मासा पर आधारित किया गया है। यह जो 12 मासा था ऋतुओं पर आधारित था, इतना आप लोग याद रखिएगा, ऋतुओं पर आधारित। तो यहाँ के चित्रों का विषय क्या था, धार्मिक था। किस धर्म से संबंधित था, वैष्णव धर्म से। और यहाँ पर नायक नायिका के भी चित्र बनाए गए हैं और जो सर्वाधिक चित्रण किया गया है वो 12 मासा पर भी चित्रण कार्य किया गया है। लेकिन आनंद कुमार स्वामी बोस्टन संग्रहालय में रखे रागमाला के बारे में बताते हैं। उन्होंने ये बताया है कि इस जो राजस्थानी शैली है इसके चित्रों का आरंभिक विषय रागमाला था। तो आप आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कह सकते हैं, आनंद कुमार स्वामी, इनके अनुसार क्या था, राजस्थानी शैली के आरंभिक चित्रों का विषय रागमाला था। यह इन्होंने जिस रागमाला की बात की है, इन्होंने बोस्टन संग्रहालय में रागमाला से जुड़े चित्रों को पाए हैं। रागमाला ग्रंथ से संबंधित चित्रों को देखे हैं बोस्टन संग्रहालय में। उसको देखने के बाद ये बताया कि जो राजस्थानी शैली के चित्रों का आरंभिक विषय था वह क्या था, रागमाला था।
अब उसके बाद आप लोग डालेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे राजस्थानी शैली की उपशैलियां। राजस्थानी शैली की उपशैलियां। राजस्थानी शैली की उपशैलियां। और उस शैलियों में क्या क्या आता है, और मेन शैली की बात किया जाए, राजस्थानी शैली शैली की मुख्य 4 शैलियां हैं। मुख्य कितनी शैलियां हैं अगर पूछा जाए तो मुख्य रूप से टोटल 4 शैलियां हैं। अब इन्हीं शैलियों को जो है विभिन्न शैलियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो आपका मेवाड़ जो शैली है, मेवाड़ की बात किया जाए तो मेवाड़ के अंतर्गत बहुत सारी शैलियां आती हैं। तो आप खाली ट्रिक को याद रखेंगे, आप इतना याद रखेंगे, मेवा दे नाथ उसको। क्या याद रखेंगे? मेवा दे नाथ उसको। मेवा से आपका क्या हो गया? मेवाड़ शैली हो गया। अब मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन शैलियां आ गई? आपका देवगढ़ शैली, और उसके बाद नाथद्वारा, नाथद्वारा हो गया। उदयपुर दिखाई दे रहा है। तो मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां हो गई? नाथद्वारा शैली हो गई, देवगढ़ शैली हो गई, उदयपुर हो गया। अब देखिए उसको यहाँ पे सा शब्द आता है, यह जो सा है उसे क्या हो गया? उदयपुर शाह से हो गया सिसोदिया वंश, सुसौदिया वंश। तो आप कह सकते हैं कि मेवाड़ के अंतर्गत देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली और उदयपुर शैली आती है। अब उसके बाद जो ये संपूर्ण शैली है उस पर कौन शासन किया था? सिसोदिया वंश के शासकों ने शासन किया था। अब आप दूसरा डालेंगे मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली, मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आ रही हैं? इसको भी आप लोग ट्रिक के माध्यम से ही याद करेंगे। आप लिखेंगे मारा काना आज वीर को। काना का मतलब क्या होता है? अंधा। काना का मतलब अंधे व्यक्ति से हो गया। तो मारा काना आज वीर को, अब आपका जो ये मारा से हो गया, मारा से क्या हो गया? मारवाड़ हो गया। अब मारवाड़ के अंतर्गत जो शैलियां आएगी, जैसे कि हो गया किशनगढ़ हो गया, किशन का से क्या हो गया? किशनगढ़। ना से क्या हो गया? नागौर। आज से क्या हो गया? आज से आपका हो गया, आज से हो गया अजमेर। वीर से हो गया, बी से आपका हो गया बीकानेर। और आ से आपका अजमेर हो गया। जा से आपका क्या हो गया? जोधपुर हो गया। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। मारा काना आज वीर को, मारा से क्या हो गया? मारवाड़। का से क्या हो गया? किशनगढ़। ना से हो गया नागौर। आ से हो गया अजमेर। जा से हो गया जोधपुर। बी से हो गया बीकानेर, बीकानेर। और रा से क्या हो गया? राठौर। अब कह सकते हैं आप मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी उपशैलियां आई? मारवाड़ के अंतर्गत बता दीजिए, पढ़ा रहे हैं। मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आई? किशनगढ़ शैली आ गई,
और ना से क्या हो गया, नागौर शैली आ गई। आ से क्या हो गया, अजमेर शैली आ गई। जा से क्या हो गया, जोधपुर शैली आ गई। बी से क्या हो गया, बीकानेर शैली हो गई। और राज क्या हो गया, राठौर शैली आ गई। तो कह सकते हो राठौर शैली नहीं, राठौर वंश हो गया। तो इन शैलियों पे टोटल किसने शासन किया, राठौर वंश ने शासन किया इन शैलियों पर। ठीक। अब उसके बाद रुढ़ार वंश आता है। अब आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे, ढूढ़ार वंश। ढूढ़ार ढूढ़ार वंश। ढूढ़ार वंश के अंतर्गत कौन कौन से आता है, तो इसमें आप एक ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या है, सारा चीज आप ट्रिक बेस पे ही याद करते चलिए, तभी चीजें समझ में आएगी। ट्रिक है, ढूंढा उसे जय अकेला। आप क्या याद रखेंगे, ढूंढा उसे जय अकेला। ढूंढा उसे जय अकेला। ढूंढा से क्या हो गया, ढूढ़ार शैली हो गई। ऊ से क्या हो गया, उनियारा हो गया। ऊ से आपका क्या हो गया, उनियारा। उनियारा भी आप लोग सुने होंगे। ऊ से उनियारा हो गया। और जय से जयपुर हो गया। आ से हो गया आपका अलवर। यहाँ से आपका शेखावटी हो जाएगा, शेखावटी। आ से क्या हो गया, अलवर। और का से आपका हो गया कछवाहा वंश, कछवाहा वंश। तो आप कह सकते हैं ढूढ़ा का मतलब क्या हो गया, ढूढ़ार। ढूढ़ार के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आई, ऊ से उनियारा, सा से शेखावटी, जय से जयपुर, आ से अलवर, का से कछवाहा वंश के शासकों ने शासन किया था। तो बस आप इतना ही याद रखिएगा, ढूंढा उसे जय अकेला, यानी कोई व्यक्ति था, उसको ढूंढा, किसने ढूंढा, जय अकेला, अकेले ढूंढा जय। तो आप याद रखेंगे ढूंढा उसे जय अकेला। अब आपका जो अगली शैली है, उसकी उप शैलियों के बारे में बात करते हैं। अगली शैली है आपकी नागौर शैली। अगली शैली क्या है, नागौर शैली। सॉरी सॉरी, नागौर नहीं, हड़ौती शैली है, हड़ौती शैली। अगली शैली आपकी है हड़ौती शैली। देखिए इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें खुद ट्रिक है। हाड़ौती का मतलब क्या होता है, बहुत जगह हाड़ा बोलते हैं, हाड़ा काटता है ना हाथ में। हाथ में जब काटता है तो क्या पड़ जाता है, बूंद पड़ जाता है। हाड़ा एक पतंगी होता है, वह जब काटता है हाथ पे, कहाँ काटता है, मान लीजिए कहीं भी काटा, तो क्या हो गया, बूंद पड़ गया, बूंद पड़ जाता है। और काटा तो क्या हुआ, बूंद पड़ गया। जब आपको काटा क्यों, आप कहीं झाल वगैरह में गए होंगे, किसी जंगल झाड़ी में पहुंचे होंगे, तभी तो काटा आपको। कौन काटा, हाड़ा काटा। हाड़ा काटा से क्या हो गया, कोटा हो गया। और बूंद पड़ गया, बूंदी से क्या हो गया, बूंदी हो गया। और कहाँ गए थे आप, झाड़ी में गए थे तभी काटा, तो झालावाड़ हो गया। और किसने काटा, हाड़ा काटा। कहाँ पे काटा, हड़ौती में काटा। तो आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है, हड़ौती। हड़ौती के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती हैं, कोटा, कोटा शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली।
तो आप कहाँ गए थे? आप गए थे झाड़ी में गए थे ना आप? झाड़ी में गए थे तो आपको क्या काटा? हाड़ा काटा। हाड़ा काटा कि नहीं? काट लिया। जब हाड़ा काटा तो आपके हाथ में क्या पड़ गया? बूंदी पड़ गया। बूंदी पड़ गया और काटा से क्या हो गया? कोटा। हाड़ा काट लिया, बूंदी पड़ गया। आप झाल में गए थे, झाड़ी में गए थे, तभी आपको काटा। और किसने काटा? हाड़ा काटा, यानी हांडा वंश। हाड़ा वंश के साथ कौन शासन किया था? तो हाड़ा काटा, कहाँ काटा? झाल में काटा। और उसके बाद क्या पड़ा? बूंदी। और कहाँ पे काटा? हड़ौती में काटा। तो आप कह सकते हैं हड़ौती में किस वंश के शासकों ने शासन किया? कोटा वंश शैली। और हड़ौती में हाड़ा वंश के शासकों ने शासन किया। कौन कौन सी शैली आती है? कोटा शैली आती है, बोधी शैली आती है और झालावाड़ शैली आती है। अब आप लोग हेडिंग मेवाड़ डाल के छोड़ दीजिए, उसको कल पढ़ाया जाएगा। मेवाड़ डाल के आप लोग छोड़ दीजिए, कल पढ़ाया जाएगा। हेडिंग डाल दीजिए मेवाड़। समझ में आई क्लास की नहीं? प्रियंका जी क्लास समझ में आई? सब लोग आंसर दीजिए। प्रियंका जी आपको क्लास समझ में आई? प्रदीप जी आपको? सोनम जी आपको समझ में आया क्लास? तो स्नेहा क्लास समझ में आया? तो जी आपको समझ में आया? ठीक है? इतना आप लोग तैयार कीजिए, सभी लोग समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इतना तैयार कीजिए, कल जो है आप लोगों को मेवाड़ पढ़ाया जाएगा। ठीक? आप सभी लोगों को गुड नाइट। नाइट, सबको गुड नाइट। ओके।